जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन सकते हो? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं भी फाइल आपको शेयर करने जा रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, आपके CR में से कोई हैंड रेज करेगा जो करना है तो ये CR में से कोई एक स्टूडेंट हैंड रेज करे। मैं अनम्यूट स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हो मुझे? जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? CR में से हैंड रेज करो जरा, मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूँ कुछ स्टूडेंट को। आप लोग मुझे सुन रहे हो? कुछ स्टूडेंट्स को मैं अनम्यूट करने के लिए कह रहा हूँ, अनम्यूट करो जरा। हाँ जी, यस सर। अच्छा यस सर। ये हम लोगों ने ना आपके ये मैंने कंटेंट्स आपको भेजे हैं, उसमें दो बड़े टॉपिक्स हैं। मैट्रिक्स, ये आपकी रिवीजन है राउंड अबाउट, और दूसरा है वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, उसमें भी ग्रुप्स वगैरह सेट थ्योरी जो है उसकी बुनियाद है। तो मैं हल्का फुल्का रिवाइज करना चाहता हूँ, तो आप जरा इसे देखिए। ये मैट्रिक्स की मोटिवेशन लास्ट टाइम मैंने आपको दी थी वैसे, कि अगर एक फिक्रे में बताना हो किसी को कि मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी प्लूरल आपके सामने दिख रही है मैट्रिक्स, तो बताओगे क्या होती है? सिंगल को हम मैट्रिक्स कहते हैं, उसकी प्लूरल है ये मैट्रिक्स। हाँ जी, तो क्या होता है ये बता, ये है ऑर्डर्ड डाटा, है ना, 2 डायमेंशनल ऑर्डर्ड डाटा। तो उसने यहाँ पे उसे सिम्बॉलिकली डिफाइन किया है कि ये 2 डायमेंशनल ऑर्डर्ड डाटा हुआ करती है। और ऑर्डर्ड डाटा को हम लोग एरे या सीक्वेंस या परमुटेशन कहते हैं। ये उसने एक एग्जांपल भी दी है कि 3 लोग ये कुछ फ्रूट से ख़रीदने के लिए गए, और फर्ज करो इतने केजी, ये जो मैंने डिस्कस किया है, उन्होंने फ्रूट्स खरीदे। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं फर्ज करो स्टूडेंट्स इन एंट्रीज को शफल कर दूँ, तो इंटरचेंज कर दूँ, तो उससे ये इंफॉर्मेशन पहले वाली ना रहेगी बल्कि ये बदल जाएगी। लिहाजा ये ऑर्डर डाटा है, और ऐसी सिचुएशन में हमें ज़रूरत पड़ती है ऑर्डर डाटा की। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम एक एग्जांपल में ये टाइटल क्योंकि हमें क्लियर होते हैं कि क्या हैं, तो हम इनको इरेज कर देते हैं, और ये जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है उसे आमतौर पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में और कभी कभार हम लोग इसे पैरेंथेसिस में भी डिनोट कर देते हैं, जो ऑथर से पैरेंथेसिस कर देते हैं। वो इन सब के थोड़ी मोटिवेशन इसकी फिलहाल। अच्छा, ये उसने बताया कि जी हम ऐसे करते हैं कि ये इनको एंटिटीज़ को हम टाइटल के बिना लिखते हैं। ये एग्जांपल भी उसने दी है कि अगर 2 और 3 को मैं इंटरचेंज कर दूँ तो ये वो इंफॉर्मेशन पहले वाली ना रहेगी बल्कि वो सब एल्स बन जाएगी। लिहाजा ये ऑर्डर डाटा है, और इसी सेंस में हमें इसकी ज़रूरत है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर भी नहीं है ना, शफल करने से नहीं मैट्रिक्स आती है। आखिरी आगे हम डिफाइन करेंगे। यस तो जब क्लियर करते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर होना चाहिए, तमाम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो तब हम जाके कहते हैं कि ये मैट्रिक्स बराबर है। एक जगह पे भी अनइक्वल हों तो ये मैट्रिक्स भी इस कहलाते हैं। वो आगे जा रहा है, हम इसके ऑपरेशन में डिफाइन करेंगे। तो ये थोड़ा सा उसने इसका तारुफ हुआ है।
अब स्टूडेंट्स ये कहता है कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, आप लोगों को पहले से मालूम है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हम काउंट करना शुरू करते हैं। ये जो मैट्रिक्स आपके सामने है इसमें रोज और कॉलम्स आपको पता है 6 और 8 रेस्पेक्टिवली हैं। तो ऑर्डर से मुराद होता है साइज। तो क्या है रूल, इसका स्टैंडर्ड क्या है कि हम पहले टोटल नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर क्रॉस का सिंबल और फिर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं कि जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद एक ही है। और हमारा ज़्यादा कंसर्न जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही हुआ करता है। कोई स्टूडेंट रीज़न मुझे बताएगा कि हमारा ज़्यादा कंसर्न जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से क्यों होता है? क्या क्या कोई बताएगा मुझे? कोई और स्टूडेंट भी अगर बताना चाहे। सर स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद बराबर होती है। बराबर होती है, तो उसमें हमारी दिलचस्पी क्यों? प्रैक्टिकली हम ऐसा क्यों हमेशा करना चाहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डील करना चाहते हैं? क्या ख्याल? किसी और को भी अवॉइड करते हैं। हाँ जी, कोई स्टूडेंट बताना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है, मैं उसे अनम्यूट कर सकता हूँ। GR की तरह हैं वो भी तरह हैं, तेज करें। हाँ जी, CR है कोई ऑनलाइन या सोए हुए अभी? कोई और स्टूडेंट भी ज़रा अनम्यूट करो, मैं खुद को कह रहा हूँ वैसे कि अनम्यूट करो कोई एक स्टूडेंट। सबर नहीं है? आप लोग सुन रहे हो मुझे? यस सर। ये कुछ स्टूडेंट्स को मैंने अनम्यूट करने के लिए कहा है, वो ज़रा अनम्यूट करो खुद को। मोबाइल को ऑन करके अपने काम कर रहे हैं तो कर लें। हाँ जी, ये कौन है? ये मेरे सामने स्टूडेंट है मरियम फिया। अनम्यूट करो ज़रा खुद को। मरियम फिया अनम्यूट करेगी खुद को। मरियम मेरी आवाज़ सुन रही है? हाँ जी, बताओ ज़रा कि मैंने बोला था कैसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं भला? सर जिनके रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। हाँ तो ठीक है, मैंने किसी और से भी पूछा था, वो कुछ करके कर दिया। अच्छा, हमारा कंसर्न ये था वैसे, तो मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स, रूल ये है कि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, रिमेंबर हम एक इंफॉर्मेशन को एक इक्वेशन में मोड कर देते हैं, मैथमेटिकली लिख देते हैं। एक इंफॉर्मेशन को हम एक इक्वेशन की सूरत में आमतौर पे लिख देते हैं। तो क्या रूल है कि जितनी इक्वेशंस हों उतने ही अननोन हों। तो हम नॉर्मली नंबर ऑफ अननोन को n से डिनोट करते हैं, है ना। n किसे रिप्रेजेंट किया करेगा? नंबर ऑफ अननोन्स को जो फाइंड करने हो हमें, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन्स भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स अननोन, ऐसे अननोन। और नंबर ऑफ इक्वेशंस को हम आमतौर पे m के नाम से डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या था? नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो रूल ये है कि जितनी इंफॉर्मेशंस हों उनसे उतने ही तादाद में अननोन जो हैं वो फाइंड किए जा सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी होगी कि दो चीज़ें एग्जैक्टली $15 की खरीद के लाओ। इस तरह से कि पहली चीज़ की कीमत उसी से डबल, पहली की कीमत उसी से 22 हो, ठीक है। तो जब आपने उसे एक्स और वाई चीज़ों की कीमतों को कह दिया, फिर उनको इक्वेशन में लिखा, तो फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ये बने। बताओ ज़रा अननोन कितने हैं? बोलो भाई, इस एग्जांपल में अननोन कितने हैं जो हम फाइंड करने चले हैं? 2 हैं, इनफैक्ट एक्स और वाई, और 2 ही इक्वेशन, 2 ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, ये नंबर 1 और ये वाले नंबर 2। पहली क्या है कि दोनों की चीज़ों का दोनों की कीमतों का सम एक्चुअली क्या होना चाहिए? $15। 15 क्या थी? द प्राइस ऑफ द फर्स्ट थिंग मस्ट बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द अदर।
हाँ तो जी क्या रूल है कि जितने अननोन हों उतनी ही इक्वेशंस हों, इंफॉर्मेशन हों, तो हम उनको फाइंड आउट कर सकें। और पूरी और सच्ची बात ये है कि जितने अननोन हों उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, और इक्वेशंस की दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इनफैक्ट उतनी इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होनी चाहिए, और उनमें से कोई इक्वेशन भी बाकियों के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही हो। कोई इक्वेशन भी बाकियों के साथ क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही हो, ठीक है? तो फिर ये बात पूरी हो जाती है कि जितनी इंडिपेंडेंट नॉन कॉन्ट्राडिक्टिंग इक्वेशंस हों तो उनमें तादाद में उनमें से उतने ही अननोन्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें, हाँ जी बोलो आप लोग, कौन से पेपर? अच्छा, ये अभी ना 2 लेक्चर है मेरे, उसके बाद मेरे इसके बाद फॉलो किया स्टूडेंट्स। लिहाजा हमें किसकी ज़रूरत रहती है बोलो? केयर मैट्रिक्स की। आप में से कोई शख्स मुझे बताएगा कि इक्वेशंस को अगर चेक करना हो वो इंडिपेंडेंट है। वैसे ये टॉपिक वेक्टर स्पेसेस क्लियर करेगा पूरे तौर पे। और ये कैसे पता चलता है कि इक्वेशंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही? ये कैसे पता चलता है कि इक्वेशंस आपस में डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं? तो बताएगा मुझे, बोलो स्टूडेंट। हाँ जी मोहम्मद हुसैन, सुन रहे हो मुझे? यस सर सुन रहा हूँ। क्वेश्चन के समय दोबारा रिपीट की। क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलता है इक्वेशन डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट? पहला क्वेश्चन मेरा ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कैसे पता चलता है इक्वेशंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही? बोलो भाई। सर आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, नेट प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई और स्टूडेंट भी ज़रा कोई CR साहब के अभी नहीं सर मेरे साथ ऑनलाइन नहीं? हाँ जी, ये सुंदस है मेरे सामने कोई स्टूडेंट, सुंदस यासीन, अनम्यूट करो ज़रा खुद को। हाँ जी, सुंदस अनम्यूट करेगी खुद को। और ये मोहम्मद अदनान है, ये भी ज़रा अनम्यूट करे खुद को। अदनान आप मुझे सुन रहे हो? इसकी को नहीं मुझे करा रहा यार, मैंने बात करनी है, टॉपिक को आगे लेके जाना। मैं तुम्हारा आइडिया देना चाहता हूँ कि तुम्हें किस हद तक इसकी पहले से इंफॉर्मेशन है ताकि मैं तुमसे आगे कनेक्ट करूँ। कि कुछ स्टूडेंट से जो मेरे सामने है अभी, मैं अनम्यूट करने के लिए कह रहा हूँ, जरा अनम्यूट कर कीजिएगा खुद को। नाना आप मुझे सुन रहे हो? देखती नहीं करा रहा यार, तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, शर्म करो। आज वैसे भी टीचर थे। फैजान आया है क्या? जी सर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। आपका पूरा नाम क्या है? फैजान गुलाम फरीद सर। तुम्हारे नाम में तो मेरा नाम आता है यार। जी सर। बताओ, मैंने अभी पूछा था कि ये कैसे पता चलता है कि इक्वेशंस डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट, और ऐसे उनके कॉन्ट्राडिक्टिंग और नॉन कॉन्ट्राडिक्टिंग होने का कैसे आइडिया होता है? बोलो, है कोई आइडिया? कोई कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है कि वो जो इक्वेशंस है ना वो इक्वल नहीं है एक दूसरे के। ये क्या बात है, प्रॉपर तरीके से मुझे बताओ। मैं तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ साइड पे, देखिएगा ज़रा आप फॉलो कर सकेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी इनफैक्ट यही एग्जांपल तो दी थी, मैं फिर से उसे ही रिपीट करना चाहता हूँ। हो सके तो आप लोग इसके बाद में इसका स्नैपशॉट वगैरह सेव कर सकते हो। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, एक छोटा सा कि 2 चीज़ें एक्जैक्टली कितने डॉलर्स में लेके आओ? चलो 15
इस तौर पे कि पहली चीज़ की कीमत उसी से डबल है ना। तो एक्स जी सर। इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई। थोड़ी देर के बाद मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया। तो कितनी इक्वेशन थे और बताओ कितने अननोन? जी दो सर। इक्वेशंस हैं, ये दो दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन। जी तो सर। ये बात एक तो ठीक होगी। दूसरा एक अलहदा से सिस्टम आप ये ले सकते थे कि जी दो चीज़ें खरीद के लाओ $15 में, कोई और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, सिर्फ एक ही अवेलेबल है। तो उसने हमें गेड़ा देने के लिए दूसरी बार भी हमसे ये कह दिया कि दो चीज़ें एग्जैक्टली $15 में खरीद के लाओ। क्या ख्याल है, पहली के होते हुए दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग से है या पहली को भी उसने दोबारा से लिख दिया? सर तकरीबन पहली को दोबारा से लिखा है क्योंकि तकरीबन हम वाली कौन सी बात है? तकरीबन वाली क्या बात है? एग्जैक्टली फर्स्ट को उसने लिख दिया है। जी सर हाँ, फर्स्ट को लिखा है। एग्जैक्टली उसने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया है। अब ये हैंड रेस किया है मरियम नवाज। तो तुम कौन सी मरियम नवाज हो? हमारे स्टूडेंट के सर। सच में मरियम मेरे से बात करना चाहती थी। यस सर, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है वो इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, और जो सेकंड वाली लिखी है वो डिपेंडेंट है। और कॉन्ट्राडिक्ट तब होती है जब क्योंकि सॉल्यूशन पहली एग्जिस्ट नहीं इक्वेशन करता। को यहाँ ये तवज्जो से मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, पहली को अगर तो डिपेंडेंट Yes, है sir. यानी। और कॉन्ट्राडिक्टिंग की भी बात कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे जगह कम है लेकिन फिर उस सीन बना लेते हैं साइड पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मेरे ख्याल से सर अगर हम यहाँ पे 30 की जगह 32 कर दें, ये जो आपने सेकंड वाली लिखी है, बाकी एज इट इज रहने दें। वहाँ तो चलो मैं फिर से वो बात तो बताएगा कि सेकंड इन्फॉर्मेशन इन फैक्टर क्या लिखा हुआ है कि दोनों की कीमतों का सम $16 होना चाहिए, है ना। पहली में $15 कह रहा है और दूसरी में कह रहा है कि दोनों की कीमतों का सम एक्चुअली क्या होना चाहिए, $16। ऐसे ही है। तो स्टूडेंट्स इनको अगर इन्वेस्टिगेट करना हो तो ये दोनों इंफॉर्मेशन एक दूसरे से जनरेट नहीं की जा सकती। सो कैसी है बोलो? इंडिपेंडेंट। यहाँ क्या सिचुएशन है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से ज़रूर दे के दूसरी बन जाएगी, लिहाजा दूसरी क्या है, रिपीटेड है, डिपेंडेंट है, रिडंडेंट है, अननेसेसरी है। यहाँ क्या सिचुएशन है स्टूडेंट्स के, सेकंड इक्वेशन पहली के साथ क्या कर रही है बोलो? कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तज़ाद में पाई जाती है, ऐसे ही है। तो जी मेरा क्वेश्चन आप सुनो दोबारा से, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था वो ये था कि भाई जी ये कैसे पता चलता है कि इक्वेशन डिपेंडेंट हैं कि इंडिपेंडेंट हैं या कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं? तो ये दो तरह से पता चलता है। जब तो इक्वेशन तो सिर्फ दो तो फिर तो उनकी शक्लें देख के पता चल जाता है, और अगर वो 2 से ज़्यादा तो स्टूडेंट्स पता नहीं चलता है बल्कि इन्वेस्टिगेशन करना पड़ती है। उस इन्वेस्टिगेशन के हथियार 2 आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, कोई बताएगा कौन से? कोई बताएगा 2 कौन से टूल्स आप एफएससी में इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हो किसी इन्वेस्टिगेशन के, एक इसके बारे में देखने के लिए या फिर इसके बारे में देखने के लिए, और दूसरा इसके बारे में देखने के लिए 2 टूल्स आप पढ़ के आए हो, भला कौन से? हाँ जी मरियम नवाज बताइए। फैजान तुम बताओ। नो आइडिया सर। मरियम से आने को मेरा ख्याल है कौन सी मरियम और कोई थी, नवाज। नवाज बता इतना प्रॉमिनेंट नहीं, और उसने म्यूट कर दिया कुछ लोगों का एक काम चुका है। मोहम्मद अदनान हमें कुछ नहीं करवा रहा है, काफ़ी लोगों को मैं कह रहा हूँ वो कुछ नहीं कर रहे। काश के आप लोग सामने मेरे क्लास में हो, लेकिन तो मैं बिल्कुल नहीं बता। अभी आमना आई है, आमना मुर्तजा, अमीना मुर्तजा।
हाँ जी अमीना कुछ कहना चाहती हूँ। सर 2 रूल्स हमने यही पढ़े हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक ग्रामर रूल, यही 2 पढ़े हैं। बात अच्छी अटैम्प्ट तो मतलब अच्छी है, लेकिन वो टूल तो ये नहीं है। एक डिटर्मिनेंट टूल था और दूसरा रैंक था। मैं ये इनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बताओ भी डिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना या कॉन्ट्राडिक्टिंग नॉन कॉन्ट्राडिक्टिंग होना, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 टूल अलग से हम यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करना या क्या फाइंड करना बोलो, रैंक फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा तुम्हें उसके बारे में भी आइडिया इसी एग्जांपल में देना चाहता हूँ, और ताकि बाद बड़ी वाली एग्जांपल्स में यही वाली हम तुक्का करना। तो ये 2 सिचुएशन और ये तीसरी वाली साइड है। तो तवज्जो भाई, इतने हिस्से को आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में हम जरूर ऐसे लिख सकते हैं a टाइम्स x इज इक्वल टू b, a टाइम्स x इक्वल टू b। रिमेंबर x और b वेक्टर्स हैं, ऐसी मैट्रिक्स जो एक लाइन पे उसमें जो इधर रो और कॉलम दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ वेक्टर। तो हम आमतौर पे वेक्टर का सिंबल भी नहीं लगाते, सिंपली इसे लिख देते हैं। वो अंडरस्टूड है कि मैट्रिक्स से हम लिख कर रहे हैं, तो ये जो है वो कॉलम वेक्टर हैं। ठीक है, अच्छा तो जो भी ये ए के कोफिशिएंट यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पर भी ए के कोफिशिएंट इधर पाए जाते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट इधर पाए जाते हैं। तो मैं ए के कोफिशिएंट आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ, तो कोई बताएगा फर्स्ट सिचुएशन में ए के कोफिशिएंट 1 1 और 1 और माइनस, इसका मैं ज़रा वज़न फाइंड करना चाहता हूँ, यानी टीचर स्टूडेंट्स मुझे उसके जवाब के सिर्फ 0 या नॉन 0 होने से कंसर्न है, और यहाँ पे इसका जवाब आ रहा है माइनस। मुझे कंसर्न था वो 0 है, तो बताओ कैसा आंसर है? नॉन 0 फॉलो कर रहे हो मेरी बात? हाँ जी, कैसा आंसर है इसका? नॉन ज़ीरो। अच्छा, ये नॉन ज़ीरो हमें बहुत शानदार इंफॉर्मेशन देता है। इनफैक्ट इक्वेशंस का ये है, बताओ क्या होना भी? नॉन ज़ीरो इंडिपेंडेंट का क्या होना? इंडिपेंडेंट होना ये हमें देता है। और इनफैक्ट एक और इन्फॉर्मेशन भी देता है, वो मैं पहले फाइंड आउट करूँ कि आपसे टेली करता हूँ। और इधर तो वजह से इधर ये था, तो कोई बताएगा इसका डिटर्मिनेंट कितना है? क्या 0 है? नो सर। और यहाँ पर तीसरी सिचुएशन में भी बताइएगा ज़रा मुझे, एक पार्टिसिपेंट का जिससे बात करना चाहता है, मीना दोबारा से बात करना चाहती है, तो म्यूट किए ही ना करो स्टूडेंट खुद को जब मौका बनते। बोलो भी, बताओ अभी इधर डिटर्मिन, हाँ इधर एक का डिटर्मिनेंट क्या बनता है? 0 बनता है। सॉरी, लो भी यहाँ से एक तुम्हें आइडिया हुआ, तवज्जो से भी, जब तो डिटर्मिनेंट नॉन 0 है ना, जब डिटर्मिनेंट क्या है बोलो? नॉन ज़ीरो। तो रिमेंबर यहाँ पे पहले मैं तुम्हें बताऊँ सोल्यूशन क्या था। तो इस मेरी एग्जांपल में इनफैक्ट सोल्यूशन था कि x की वैल्यू जो है वो 10 फिट होगी यहाँ, है ना भाई, और y की वैल्यू जो है वो 5 फिट होगी। क्या दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं x और y की वैल्यूज को? बोलो क्या इनको ऐड करने से 15 बनता है, और क्या पहली दूसरी से डबल भी है? जी हाँ। तो ये सोल्यूशन था यहाँ। तो बताओ भी जब भी डिटरमिन, ये सोल्यूशन इनफैक्ट एग्जिस्ट भी करता है और यूनिक भी है। कैसा है स्टूडेंट बोलो? ये सोल्यूशन यूनिक भी है और इनफैक्ट ये एग्जिस्ट भी करता है ना, ये एग्जिस्ट भी करता है, यूनिक भी है। मैंने दोनों यहाँ पे लिखी है, ये एग्जिस्ट भी करता है सोल्यूशन, और कैसा है? यूनिक भी है। अच्छा, यहाँ पे क्या सिचुएशन है बताओ? डिटर्मिनेंट कितना बना? 0। इनफैक्ट ये इक्वेशन ऐसे समझो जैसे सिरे से मौजूद ही नहीं है ना, डिपेंडेंट थी। डिपेंडेंट का मतलब होता है रिपीटेड इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन एक ही मौजूद थी। तो हमें अपने नग पूरे करने के लिए हमें दूसरी इक्वेशन खुद से एज्यूम करना पड़ी थी। हमने y को एज्यूम कर दिया था कि फर्ज करो वो t है। जो है हमने ये फैसला किया था कि एक चीज़ हम अपनी मर्जी से खरीद लेते हैं, एक चीज़ हम अपनी मर्जी से खरीद लेते हैं, से हम सेकंड चीज़ अपनी मर्जी से खरीद लेते हैं। तो बताओगे सोल्यूशन क्या बन जाएगा? पहली इक्वेशन से x की वैल्यू क्या बन जाएगी? क्या 15 - 3 ना बने? बोलो
क्या फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू 15 माइनस 3 ना हो? बोलो। Yes. होगी भी। अब बताओ अभी t को फर्स्ट करो मैं 1 लगा दूं तो सोल्यूशन क्या है? ये वाला। और t को फर्स्ट करो मैं 2 लगा दूं तो सोल्यूशन क्या है? बोलो। 13 वाला। यस सर हाँ, t को फर्स्ट करो मैं 10 लगा दूं तो सोल्यूशन क्या है? बोलो। 9 5 हाँ, और 10 और अगर फर्ज करो मैं सेकंड वाले को t की वैल्यू में जो है वो 5 यूज़ कर लूँ तो x कितना बन जाएगा? 10 का। 10 और 5। और भी बहुत सारे बनेंगे तो सुबह तो स्टूडेंट से इस सिचुएशन को भला क्या कहते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट तो करता है, अलबत्ता वो यूनिक नहीं है बल्कि वो मल्टीपल है। कहता है सोल्यूशन को तो मर्जिबल एग्जिस्ट करता है लेकिन वो मल्टीपल है। ठीक है, पाबंदियाँ जब कम लगें तो हम अपने डिसीजन करने में ज़्यादा गोया कि फ्री हुआ करते हैं, हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हुआ करती हैं जो इस केस में 3 है। ठीक है, अब तीसरे पे आओ। बताओ यहाँ डिटर्मिनेंट क्या है? बोलो। यहाँ ये डिटर्मिनेंट कितना है? यहाँ भी कितना है? 0। जबकि एक इक्वेशन पहले कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, एक इक्वेशन पहले क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्ट। गोया इस सिचुएशन में क्या है कि सॉल्यूशन सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब उसकी अपनी इंफॉर्मेशन में तजाद पाया जाता है तो हम उसको खुलकर सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो बताओ भी डिटर्मिनेंट ने तुम्हें एक इंफॉर्मेशन क्लियर दी और 2 में तुम्हें उलझा दिया। कोई बताए इसमें जब ये 0 हो तो तुम्हें किससे शशो 5 में डाल दे? बोलो। जब ये डिटर्मिनेंट 0 हो तो कौन सी 2 सिचुएशंस में आपको डाल देता है? कि या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा और अगर कर रहा है तो वो कैसा है? मल्टीपल मल्टीपल। देखिए लिखा नहीं हुआ आप लोगों के सामने, लिखा नहीं हुआ ये तवज्जो सर है। जब डिटर्मिनेंट 0 हो तो या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो मल्टीपल है, या जब ये डिटर्मिनेंट 0 है तो सॉल्यूशन सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। अलबत्ता जब ये 0 ना हो फिर एक पेट इंफॉर्मेशन देता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है और कैसा भी है? यूनिक भी है। तो भाई फाइनलाइज करो जरा। जब डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट जब 0 ना हो, यानी जब ये ट्रूथ ना हो जाए, है ना, जब ये 0 ना हो तो हमें पेट इंफॉर्मेशन देता है क्या? कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है और कैसा है? यूनिक भी है ना। ये मैं ज़रा निशान लगा देता हूँ अगर आपको कंफ्यूज करे। ये एग्जिस्ट भी करता है और कैसा भी है? बोलो। यूनिक। अलबत्ता जब ये 0 हो, ये डिटर्मिनेंट जब 0 हो तो हमें उलझन में डाल देता है कि या तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं हमारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कैसा है? मल्टीपल है, या सिरे से सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बताओ तीनों सिचुएशन को अलग करने में मावन है डिटर्मिनेंट या किसी एक जगह पे थोड़ा फ्लॉप हो जाता है? तीनों को अलग अलग क्लासीफाई नहीं कर रहा। जब ये 0 हो तो हमें टोटल पंच में डाल देता है, हमें रीजन में डाल देता है। लिहाजा इससे अच्छा इंडिकेटर स्टूडेंट्स रैंक है, वो तीनों सिचुएशन को अलग अलग कर देता है। ठीक है, ये तुम्हारा किबला मैं उधर को डिटर्मिनेंट और रैंक की तरफ करने जा रहा हूँ ताकि तुमको इसका इम्पोर्टेंस पता चले कि इनफैक्ट हम करने क्या जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स में वो सब करने जा रहा हूँ, इसलिए एक एग्जाम करते हैं। इसी के एनालॉगस वो बाद तमाम सिचुएशन में हो रहे हैं। ये तवज्जो स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स से कौन सी थी यहाँ पर भला इसकी एंटिटीज क्या थी? कोई बताए? 1 1 है ना, 1 और माइनस। मैं इसे जरा ना एसिलॉन फॉर्म में लेके जाने लगा। आगे लिखा हुआ है मैंने कि एसिलॉन फॉर्म क्या होती है। तो सिंपली वो ये होती है कि 2 लीडर को 1 किया जाए। पहले 2 लीडर कौन होता है? अपनी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, किसी भी रो के पहले नॉन जीरो एलिमेंट को 2 लीडर कहते हैं। और फिर उसके मदद से उसके नीचे की अवेलेबल एंट्रीज को डेड कर दिया जाए। फिर उसकी मदद से उसके नीचे की अवेलेबल एंट्रीज को डेड कर दिया जाए। ऐसे फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? एचिलॉन फॉर्म। ये इनफैक्ट हमारी सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच होगी। ठीक है, मैं तुम्हें रियलाइज करवाऊँगा, ये टॉपिक आगे चला आएगा भी है कभी चीज़। अच्छा, क्या ये बताओ भी 1 है पहला नॉन जीरो एलिमेंट?
या पहले ही 1 है? यस One. पहले ही 1। इसकी मदद से इसे 0 करना हो रोटेशन यूज़ करने से, तो रोटेशन ये है कि R2 माइनस R1 कर दो तो वहाँ से आ जाएगा। मैंने बोला तो मैंने वो किया Yes. स्टूडेंट्स। रो 2 माइनस रो 1 करो तो क्या जवाब आएगा? यहाँ 0 और यहाँ पे माइनस। जब ये एप्सिलॉन फॉर्म है स्टूडेंट्स। मैंने रो लीडर जो हैं, ये 2 रो लीडर हैं जिन पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये और ये, ठीक है। रो लीडर्स को 1 करना ज़रूरी नहीं, 1 करने में अलबत्ता सहूलत होती है, ठीक है, एप्सिलॉन फॉर्म में। तो 2 रो लीडर्स हैं, उनकी मदद से मैंने उनके नीचे की अवेलेबल एंट्रीज को रेडी किया हुआ है, तो है एप्सिलॉन फॉर्म। तो बताओगे भी इसमें नॉन ज़ीरो रोज कितनी? बोलो। आखिरी मैट्रिक्स जो मैंने लिखी उसमें नॉन ज़ीरो रोज कितनी? 2 है सर। 2 हैं। 2 हैं, ज़ीरो रो से कहते हैं जिसकी सभी एंट्रीज सेट हैं, जब सभी एंट्रीज 0 से। तो गोया इसका रैंक 2 है। नॉन ज़ीरो रोज जो एप्सिलॉन फॉर्म है उसकी काउंट को क्या बोलते हैं? रैंक, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का रैंक मैंने फाइंड किया, वो 2 चलाया, तो गोया ए फुल रैंक मैट्रिक्स है। ये कैसी मैट्रिक्स है? बोलो। फुल रैंक मैट्रिक्स है। 2 रोज की दोनों इंडिपेंडेंट है, तो रैंक क्या देता है? बोलो। इंडिपेंडेंट रोज की तादाद देता है। बताओ भाई रैंक क्या देता है? इंडिपेंडेंट रोज की तादाद। इंडिपेंडेंट रोज की तादाद। और ये मैट्रिक्स की शक्ल देख के नहीं पता चलता कौन सी फॉर्म में उतरना पड़ता है? बोलो। एप्सिलॉन फॉर्म। जो डिपेंडेंट रो हो वो डेड हो जाती है एप्सिलॉन फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ कोई भी डेड नहीं हुई, तो यार सारी रोज इंडिपेंडेंट। तो बताओ मैं क्या सेंटेंस बोल रहा हूँ? जो एप्सिलॉन फॉर्म में जो रो डेड हो जाए वो इनफैक्ट कैसी थी? डिपेंडेंट। कैसी थी वो इनफैक्ट? बोलो। सुन रहे हो मेरी बात? एप्सिलॉन फॉर्म में जो रो डेड हो जाए वो इनफैक्ट डिपेंडेंट थी, तभी मारी गई है एप्सिलॉन फॉर्म, ठीक है। ये मैं अभी कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें ये रियलाइज भी करवाऊँगा। अब तो वजह से स्टूडेंट इधर ये मैट्रिक्स क्या थी? 1 1 2। तो मैं इस 1 की मदद से इसे 0 करना चाहता हूँ, जिसकी तरफ ये मैं एरो दिख रहा हूँ। मैं इसकी मदद से इसे 0 करना चाहता हूँ बाई कुछ। तो क्या किया जाए? R2 माइनस 2 टाइम्स R1, ठीक है। अगर मैं ये करूँ तो बताओ भी सेकेंड रो क्या डेड हो गई? बोलो। भला क्यों डेड हुई है? क्योंकि ये इनफैक्ट कैसी थी? बोलो। ये इनफैक्ट कैसी थी? बोलो। कैसी थी? बोलो। डिपेंडेंट। तो आप बताओ भी इसमें नॉन ज़ीरो रोज कितनी है आपकी मैट्रिक्स? 1। तो गोया इस मैट्रिक्स का रैंक 1। इसका मैट्रिक्स कितना है? बोलो। 1। ए का रैंक इस एग्जाम्पल में कितना है? बोलो। 1। अच्छा यहाँ भी देखो भाई ज़रा, ए का रैंक इधर क्या बनेगा बताओगे? ए मैट्रिक्स इधर क्या है भाई? 1/2 है ना भाई। और इसे मैं एप्सिलॉन फॉर्म में पहले की तरह कन्वर्ट कर लूँ R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो ये सेकेंड रो डेड हो जाएगी, सेकेंड रो डेड हो जाएगी, ठीक है। अब पूरी बात ज़रा कर स्टूडेंट्स, अगर फर्ज कीजिए कि अच्छा ए का रैंक यहाँ भी बताओ ज़रा कितना है? बोलो। 1। हाँ, ए का रैंक यहाँ 1 है ना, रैंक ऑफ ए यहाँ भी 1 है। अब ज़रा बात बढ़ के करते हैं, है ना, इतनी बातों को देख रहे हैं। अच्छा अब ज़रा मैं ज़रा और कलर का पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मैं वो रियलाइज़ कर रहा हूँ जिसके मैं फोकस करना चाहता हूँ। चलो मैं ये कलर अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर बी को भी मैं इंगेज कर लेता तो बी की एंटिटीज़ को ही बताइए। यहाँ क्या थी? 15 है ना, और क्या था नीचे? बोलो। 0 भी था। इसे भी मैट्रिक्स में शामिल कर देता। और जब मैं ये ऑपरेशन करता ना R2 माइनस R1, तो यहाँ 15 रह जाता और यहाँ पे -15 आ जाता। अब वो बताओ ए बी का रैंक कितना? ए बी ये सारी है, ये ग्रीन सफ़ेद। ए बी में कितनी नॉन ज़ीरो रोज हैं? 2 ही हैं, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए बी कितना है यहाँ पूरी को अगर देखो तो रैंक ऑफ ए बी भी 2 ही। यहाँ पर रैंक ऑफ ए बी भी कितना है? बोलो। 2 ही है ना। ज़रा ये यहाँ पर भी सिचुएशन आप लोग देखो, इधर रख दो यार, मैं लेक्चर के पास बोल दो। यहाँ क्या था भाई? अगर मैं बी को एंगेज कर लूँ 15 और 30, क्या था ये? 15 और 30। और अगर मैं R2 माइनस R1 करता तो यहाँ कुछ नहीं रह जाता और ये बेचारी 0 हो जाती। अब बताओ ए बी का रैंक क्या है?
1 ही है इधर। हाँ 1 ही है, ठीक है, तो इक्वल टू लिख देते हैं। चलो ये बात ये, हाँ जी, रैंक ऑफ ABV1, ठीक है। ये अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट, ये तुम्हारे पूरे टॉपिक की तरफ तुम्हारा किबला दोस्त रखेगा, ये जो मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ अगर मैं ये इंगेज कर देता 15 और 32, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद जब मैं R2 - R1 करता तो यहाँ 15 हो जाता, यहाँ 2 हो जाता। अब बताओ अभी AB का रैंक कितना है? 2 है। ये बात बदल गई है ना, रैंक ऑफ AB यहाँ बदल गया है, रैंक ऑफ AB यहाँ पर हो गया है 2। लो भी यहाँ से तुम्हें एक आइडिया बस, जब A का और AB का रैंक बराबर ना हो, जब A का और AB का रैंक आपस में कैसे हों भी बराबर, बोलो ना हो, तो क्या सिचुएशन होती है? सोल्यूशन अब तवज्जो से, यहाँ क्या बराबरी थी, बोलो यहाँ भी थी। जब AB और A का रैंक बराबर हो, जब AB और A का रैंक कैसे हो, बराबर हो, तो सोल्यूशन क्या करता है? वो एग्जिस्ट करता है। जब AB का और A का रैंक क्या हो, बोलो बराबर। अच्छा, यहाँ बताओ AB और A का रैंक जो बराबर है, क्या वो नंबर ऑफ अननोन्स के भी बराबर है? बोलो क्या, दोबारा बोलेंगे सर? यहाँ पर AB और A का रैंक जो बराबर है, क्या नंबर ऑफ अननोन्स के भी बराबर हैं? वो करते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव फिर ये मैट्रिक्स की मॉडलिंग यस सर। अच्छा,